नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मैनपुरी का चुनाव सबसे अहम हो गया और सच बात तो यह है कि पूरे देश की नजर मैनपुरी पर लगी है। और यह भी सच है कि मैनपुरी के चुनाव से सपा की दिशा भी तय हो जाएगी। हालांकि अभी से हौसले बुलंद हैं कि अब अन्य राज्यों में भी जाएंगे और हौसले बुलंद होने का सबसे बड़ा कारण परिवार में मिटती दूरियां। एक दूरी मिटी चाचा और भतीजे के बीच में, आज एक और दूरी मिटने का प्रमाण पत्र आ गया। नेताजी के श्रद्धांजलि समारोह में चौधरी राम गोपाल के पैर छूते दिखे शिवपाल। आप कह सकते हैं कि ये तो परिवार है, शिष्टाचार है, इसमें कौन सी बात है? नहीं है, क्योंकि जो विवाद था उस विवाद में चौधरी राम गोपाल ही निशाने पर थे, शिवपाल के। और वो मानते थे कि सब कुछ किया धरा राम गोपाल का है। लेकिन आज जिस तरीके से शिवपाल ने राम गोपाल के पैर छुए, उससे लोग और चकित हो गए और लग रहा है कि जो ये परिवार है ये पूरी तरीके से समरस हो गया है। जब परिवार समरस हो गया तो निश्चित रूप से भाजपा के सामने भी नई चुनौती आ गई, क्योंकि भाजपा ने एक सपना देखा था और वो सपना ये था कि हमें एन केन प्रकारणेन मैनपुरी की ये लोकसभा सीट भी हथियानी है। और उसके लिए उन्होंने सारे ताने बाने सब बुने। रघुराज साग को टिकट दे दिया, जो शिवपाल के बड़े करीबी माने जाते हैं। और ये भी हुआ कि शिवपाल नाराज चल ही रहे हैं। अगर वो चुपचाप भी बैठ गए, ठीक है, नहीं मैदान में उतरेंगे, चुपचाप भी बैठ गए तो काम तमाम हो जाएगा। ये बीजेपी की सोच थी। और साक्य को इसलिए भी टिकट दिया गया कि साक्य मुलायम के खेमे में थे, 2 बार एमपी बने, 1 बार विधायक बने। और जब वो नामांकन के लिए जा रहे थे तब उन्होंने मुलायम की समाधि पर अपना जो है नमन भी किया। ये भी माना जा रहा था कि मुलायम का एक बड़ा खेमा रघुराज साक्य के साथ में होगा। साक्य का एक वोट बैंक भी है मैनपुरी में। लेकिन उस समय लोग आश्चर्यचकित हो गए जब शिवपाल और अखिलेश एक हो गए। और एक ही नहीं हुए, जरा 2-3 भाषा सुन लीजिए तो आप बड़े चकित हो जाएंगे। शिवपाल कह रहे हैं कि मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया है, हम जो है अखिलेश को भी कभी निराश नहीं करेंगे। अब इसे आप समर्पण मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। यह भी कहा कि जिस बाग को मुलायम ने, नेताजी ने सींचा था, उसे हम खून और पसीने से सींचे। क्या मतलब है? हम, बड़ी बात है। और यही जो एक संकल्प है, यही जो एक तथ्य है, यही जो एक संबल है, वो निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनाव में एक नई गतिविधि पैदा करने वाला है। हालांकि पूरा जोर शोर सब कुछ है, लेकिन देखना यह है कि वास्तव में भाजपा के सामने नई चुनौती हो गई है मुलायम परिवार का एक होना। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में है समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वरुण जी, आप बहुत खुश होंगे, अब तो शिवपाल और अखिलेश चाचा, भतीजे, बड़े चाचा सब एक हो गए, पूरा कुनबा एक दिखाई दे रहा है। बल्कि अखिलेश ने तो एक जगह ये भी कह दिया
कि चाचा भतीजों के बीच में दूरियां नहीं थी, दूरी तो राजनीति की थी, यह भी उन्होंने कह दिया। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि भाजपा कह रहे डर गए और देखे डर गए तो पूरा परिवार एक हो गया। क्या कहना आपका? देखिए, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी चीज में मजा आता है, सब जगह विखंडन हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे वो गरीब और अमीर का हो, चाहे वो किसी के परिवार का हो। अंदर खाने जाकर के नहीं देखते हैं कि हमने अभी पिछला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा, निर्णय कोई भी आया हो, जनता जनार्दन का जो निर्णय था स्वीकार किया, और फिर लोकसभा चुनाव ये आया, फिर मिलकर के पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक साथ में है। ये परिवार में समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, माननीय नेताजी ने जो एक बगीचा लगाया था, आज वहां पर लाखों की संख्या में पेड़ हैं। हम लोग भी उसी बगीचे के एक छोटे से पौधे हैं, और सब मिलकर के इस मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में माननीय नेताजी की आज समाजवादी पार्टी के बनने के बाद ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है जो हम लोग बिना नेताजी की सरपरस्ती के इस मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में हम लोग मैदान पे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। मगर हमें इस बात का भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरी कर्मठता से पार्टी के प्रति वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इस जगह मैनपुरी लोकसभा में बहुत ऐतिहासिक जीत करके आएंगे। संजय जी, बहुत बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा तो विखंडन कराती है, टूट कराती है, परिवार में टूट, भले चाचा भतीजे की लड़ाई में भाजपा का हाथ रहा, सीधा सीधा आरोप। क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी की अकेले ही नहीं, ये संपूर्ण विपक्ष की समस्या है। इनके घर में टूट फूट हो, इनके घर में जूता लात हो, धक्का दे के उतारो, फेंको, मिल जाओ, जुड़ जाओ, जो भी घटना घटती है उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी फोड़ने काम करते हैं। इन्हें और कुछ सूझता नहीं है। अब चाचा चले गए, मिल गए, अरे भाई उनका खून का रिश्ता, चले गए, मिल गए, होगा कोई मतभेद, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। चाचा के पैर भतीजे छू लिए, चाचा ने अपने बड़े भाई रामगोपाल छू लिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना। बिखरे घूम रहे थे, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना। वो हमारे दल में तो नहीं थे, वो तो अपनी पार्टी चला रहे थे अलग, तो उनका विषय है। इससे हमें ना तो कोई फायदा हो रहा था, ना कोई नुकसान होने वाला है। और ये गलतफहमी समाजवादी पार्टी वाले निकाल दें कि उनके चाचा उधर चले गए या मिल गए, परिवार जुड़ गए, तो इसमें भाजपा का ना कोई विषय है, ना कोई रोल है, ना मुझे कोई नुकसान होने वाला है, इसलिए इसमें कोई विषय नहीं है। नहीं, नीति तो आप लोगों ने बनाई थी कि अगर ये शिवपाल जी दूर रहेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, और इसीलिए रघुराज साठ को आपने टिकट दिया, ये जान करके कि बड़े करीबी है। रणनीति तो वही थी। देखिए, अब अगर मान लीजिए रणनीति में कहीं झटका लग गया, वो बात दूसरी। देखिए, राजनीतिक विषय में चुनाव वगैरह की जब रणनीतियां होती है, अब किसको टिकट दे रहे हैं, कौन किसको दे रहा है, ये विषय नहीं रहता। टिकट देना किसी को जिताओ के लिए दिया जाता है, जीते कैंडिडेट, सीट हमारे हमको मिले, यही तो उद्देश्य हर राजनीतिक दल का होता है। तो ठीक है, रणनीति हमारे रणनीति नेताओं ने दिया टिकट। अब इसमें कोई परिवार और शिवपाल मिले ना मिले, इसका कोई विषय नहीं है। इसका निर्णय तो जनता वोट देकर करेगी ना। हम तो सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे हैं, विकास पे बात चल रही है। आज जो राजनीति है, भारतीय राजनीति विकास पर केंद्रित है। अब ये ना परिवारवाद पर केंद्रित है, ना वंशवाद पर केंद्रित है, ना किसी के बहकावे या लालच में केंद्रित है। ये सिर्फ विकास पर केंद्रित है। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष के भ्रष्टाचारी पार्टियों का मुक्त भारत देश को चाहिए, जनता उसी में वोट करेगी। ठीक बात है। क्या कहेगा सर? मैं अपने संजय कटियार जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने विकास पर बड़ा जोर दिया। मैं आपके इस डिबेट में आज शायद 7वीं 8वीं बार पूछ रहा हूँ। कटियार साहब, मुझको कानपुर महानगर में किया हुआ एक बोनाफाइड विकास का काम भारतीय जनता पार्टी बता दे। कोई पुल बनवाया हो, किसी पार्क का जीर्णोद्धार कराया हो, कोई एक नई योजना कानपुर महानगर में बस्तियों को लेकर के आए, एक विकास का सिंगल एक काम आप बताएं जो कानपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी की आज 6.5 साल की सरकार ने किया है। एक काम बताइए। देखिए वोट मिश्रा, समाजवादी पार्टी का सवाल करने का काम यहाँ तो नहीं है। नहीं, देखिए हम विपक्ष हैं। लेकिन ठीक, आप पूछ रहे, आप जवाब दे। अब कहाँ बात चल रही मैनपुरी चुनाव,
कानपुर के विकास पे वर्मा जी कभी बुलाएंगे तो डिबेट नहीं, विकास की बात करिए तो मैंने कानपुर उठा दिया। वर्मा जी अगर आप ये कहें तो मैं क्वेश्चन वापस ले सकता हूँ। मैं कानपुर जा रहा हूँ। अगर वर्मा जी आप अनुमति दें तो मैं ये क्वेश्चन वापस ले सकता हूँ। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। मैनपुरी जा रहा हूँ। कानपुर महानगर में जीएमडी जैसा, सुन लीजिए, आप कहिए, आप सवाल के सुन लो। हाँ बताइए। वर्मा जी, कानपुर से अलीगढ़ तक जीटी रोड बंद पड़ा था, केवल इकलौता वो हाईवे था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको 6 लेन बनाने कानपुर से अलीगढ़ तक बन रही है, आपको योजना पता है, और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। 23 के आखिरी या 24 के शुरू में वो लॉन्च हो जाएगी। ये विकास कहाँ होके जा रहा है? क्या मैनपुरी से नहीं जा रहा? कानपुर से शुरू नहीं हुआ? कानपुर से इलाहाबाद के लिए जा रहा, कानपुर से नहीं गुजरा? या कानपुर से सड़क 6 लेन हो रही है इलाहाबाद तक, तो कानपुर को लाभ नहीं हो रहा? कानपुर से अलीगढ़ जा रही रोड चौड़ी होकर एक्स्ट्रा रास्ता हाईवे मिल रहा है, क्या कानपुर की जनता को लाभ नहीं मिलेगा? इनको विकास दिखता कहाँ है? ये बस चिल्लाते हैं विकास नहीं। अरे भाई, किस बात को आप विकास कहते हैं? आप विकास की परिभाषा नहीं बता पाते हो। विकास शब्द आपने ले लिया। अरे विकास आपको मेडिकल में नहीं दिखता, स्वास्थ्य में नहीं दिखता, गरीबों के उत्थान में नहीं दिखता। भाई बताएं, गरीब आदमी झोपड़ी से काशी योजना में आकर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने लगा, कितने लोगों को दिए? आपको देते जा रहे हैं। वर्मा जी, मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, जवाब चाहिए। बराबर कितने लोगों को? कानपुर महानगर में आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप कानपुर की जनता आपको देख रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को कानपुर में प्राप्त हो गए? चुनाव में केंद्रित करिए। अभी आजमगढ़ आपको हराया है, चुनाव और मैनपुरी नहीं, हराना और जिताना, देखिए हराना और जिताना जनता के हाथ में। आप भाग्य विधाता नहीं हो। आप बैठे देखिए, भाग्य विधाता नहीं हो। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, वकालत अदालत आपकी, आप जो लिख दो वही सही ले। जनता सवाल मैनपुरी पर है। आप भटक गए, बिल्कुल नहीं भटके, बिल्कुल भटक रहे हैं। तरुण जी, जी बीजेपी के हौसले इसलिए तो बुलंद तो है ही है कि आपने आजमगढ़ भी खो दिया और रामपुर भी खो दिया। देखिए, अभी मैंने एक शब्द कहा ना कि पुलिस आपकी, अदालत आपकी, वकालत आपकी, सरकार आपकी, आप जो कह दो वही सही है। तो जिस तरीके से इन्होंने आजमगढ़ में, अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव इससे पूर्व हुए थे, कितने जिला पंचायत समाजवादी पार्टी जीत के आए, कितने बीडीसी सदस्य समाजवादी पार्टी जीत के आए, हर आपके ही चैनल ने बताया, हर अखबार ने बताया। आखिरी में क्या हुआ कि सबको आपने कैप्चर करके फुल वहां पे अराजकता मचा करके आपने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए, आपने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। भाई सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, अदालत आपकी थी, जो आपने नहीं सुनिए, मतलब अरे भाई सुने, हमने आपके बीच में नहीं बोले ना, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपने, मगर मैनपुरी चुनाव की जो बात हो रही है, मैनपुरी चुनाव में वहां का बच्चा इस समय मुलायम सिंह यादव नेताजी बना हुआ है। वो अपनी श्रद्धांजलि असली वहां पर अपने वोट को साइकिल के निशान पर दबा करके देना जानता है। और ये आप देखिएगा संजय जी, हम लोग पुनः 8 तारीख के बाद इसी डिबेट में बैठेंगे और आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जीत का अंतराल कितना बड़ा है और कैसे वहां पर आप जो आपने बताया कि आजमगढ़ और रामपुर। भाई देखिए, जब अभी हमने बोला ना, तो मैं हर बात के पीछे एक बात कर रहा हूं कि आजम खान साहब की आपने बात बोली, रामपुर आप हार गए। वही हीट स्पेस में हीट स्पीच देने पर संगीत सोम को 800 रुपए का जुर्माना होता है। वही हीट स्पीच देने पे आजम खान को 3 साल की सजा हो जाती है और उनकी जाने के तीसरे दिन उनकी पार्टी उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दिया। देखिए, है क्या कि सत्ता का जो दुरुपयोग आप कर रहे हो, ठीक बात, जो दुरुपयोग आप सत्ता का मचा हुआ, मतलब मैनपुरी पे नहीं हो सकता। एक तो संजय कटियार जो अभी इन्होंने कहा कि वहां की जनता वोट दे करके नेताजी को श्रद्धांजलि देगी, क्योंकि वहां पर 1996 से लगातार नेताजी का संबंध रहा है, गढ़ रहा है नेताजी का, और 2019 तक 1996 शुरू हुआ। और एक वहां पर वास्तव में एक निश्चित रूप से एक भावनात्मक जुड़ाव भी नेताजी के साथ में है। दूसरी बड़ी बात जो एक ये भी आ रही सामने कि जिस तरीके से परिवार एक हुआ है, उसका भी एक बहुत अच्छा संदेश आम मतदाताओं पर गया है और उसका लाभ जो है सपा उठाने जा रही है। डॉक्टर साहब, ये आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, बताइए। ये चाचा चले गए फिर आ गए, अब विश्वसनीयता
जनता कभी भी अविश्वसनीयता को वोट नहीं करती, क्यों भावनात्मक जवाब पर विश्वास को वोट करती है। श्रद्धांजलि इस चुनाव के बाद क्या कह सकते हैं, क्या गारंटी शिवपाल जी के साथ क्या व्यवहार करेंगे, वो बात ही कौन सा व्यवहार करेंगे, कोई गारंटी है? तो ऐसी गारंटी ना शिवपाल की भी नहीं को क्या व्यवहार कर रखे। ये तो तय था कि नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी साहब क्या इज्जत करी थी, क्या बेइज्जती करी, कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया। बोलने दिए, अब आप बोल चुके हैं। और अब दूसरा, हम आप ही से सीख रहे हैं। आपने कैंडिडेट की बात अभी कर रहे थे, आप किस क्या बनाया। डिम्पल यादव चुनाव हार चुकी 2009 पे, घर में बैठी थी, और आपको फिर पूरे मैनपुरी में लोकसभा लड़ने के लिए गौड़ मिश्रा जैसे कोई इनको प्रत्याशी नहीं मिले, केवल घर का बीवी बनेगी उनकी। क्या सपा आजादी पार्टी में अकाल पड़ गया क्या? नेता समाज में कार्यकर्ता नहीं है, किसी आप कार्यकर्ता को बनाते हो, खड़ा करते हो वहां पर। आपके केवल परिवार, इसलिए परिवारवाद वंशवाद के नायक हैं ये लोग, और इसी का जनता विरोध करती है, और वो विरोध आपको इस चुनाव में देखने को मिले, डॉक्टर साहब गारंटी। ठीक है, परिवारवाद। चलिए, हाँ बोलिए वरुण जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जय शाह ने सचिन तेंदुलकर के साथ कब क्रिकेट खेला था, या उनके गवास्कर के साथ कब खेला था? जय शाह साहब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जय शाह अमित शाह के पुत्र हैं। कब क्रिकेट खेला था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल मेरी बात का जवाब दीजिएगा। या गांगुली के साथ खेला हो, द्रविड़ के साथ खेला हो, धोनी के साथ खेला हो, गली का मैच खेला हो, सड़क का मैच खेला हो, गिल्ली स्टाम्प वाला खेला हो, कब जय शाह ने खेला था? आज अखबार की हेडिंग है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 20 राजनीतिक परिवारों के लोगों को टिकट दिया। कहां चला गया आपका पार्टी का सिद्धांत? कहां चला गया आपका परिवारवाद? कानपुर महानगर में प्रेमलता जी को नहीं देते, उनकी पुत्री को टिकट दे देते हैं। आप परिवारवाद की बात करोगे, अपने गिरेवा पे झांक करके देखो। जब अपना गिरेवा साफ हो, खुद कांच के मंदिर में ना रहते हो मकान में, तो दूसरों की तरफ देखो। ये समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, और डिंपल जी चुनाव तब लड़ी थी जब नेताजी इस पृथ्वी पर थे। उनके आशीर्वाद स्वरूप डिंपल यादव जी लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में निर्विरोध जीत करके गई उस कन्नौज से जीती है। पार्टी के आपकी पार्टी की दूसरी धरोहर है। एक मिनट वर्मा जी, एक मिनट मेरी बात को, और लूटा गया था। सुनिए कटियार साहब, मेरी बात को सुनिए। सुन लीजिए आप भी। अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर, वो तो खत्म हो गए। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह दूसरी धरोहर। इनके पुत्र ने कब गली क्रिकेट खेला है? बीसीसीआई के अध्यक्ष बताइए परिवारवाद पर। अरे बोलिए परिवारवाद पर, आप बोलिए ना परिवारवाद पर, आप बोलिए परिवारवाद पर। जैसा बोलिए अमित शाह पर, बोलिए अमित शाह पर, बोलिए अमित शाह पे ना। कौन सा क्रिकेट खेला? आज बीसीसीआई के अध्यक्ष क्यों बनाए गए? बोलिए भाई, आप जवाब दीजिए। आप गुजरात में 20 परिवार राजनीतिक परिवारों क्यों दिया? आपने टिकट दिया, क्यों परिवारवाद? आप परिवारवाद पे आप परिवारवाद पे बोलोगे? चाचा अरे अपने गिरेवा पे जाके देखिए, किस परिवारवाद की परिभाषा पढ़ रहे हो आप? किस परिवारवाद की बात कर रहा हूँ? यही परिवारवाद नहीं, आप अपने परिवारवाद को जानते देखिए। आपका डीएनए दूसरे तरफ उंगली एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली अपनी तरफ। नहीं, ऐसा कुछ होने से होता संजय। परिवारवाद का मांग रहा हूँ वर्मा जी, जवाब तो दे दें। परिवारवाद नहीं है, मैंने मान लिया परिवारवाद नहीं है, ये वंशवाद। संजय मुझे एक जवाब जी दीजिए। जी बताएं। गोला गोकर्ण में आपका भी चुनाव हुआ, जी हुआ। ठीक है, जी बेटे को कैसे टिकट दे दिया आपने फिर? भाई कोई चीज देखिए, जब कोई एक व्यक्ति अगर अपने आप से हटता है, कहीं से रिटायर होता है, बेटे का अपना वर्चस्व, अपना पुरुषार्थ है। उसने जमीन पे काम किया है। विरोध कर रहे हैं, जमीन पे काम किया है। बातें तो 12 साल घर में बैठे रहे, सीधे टिकट दे दो, क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी है। ये मतलब नहीं। मेरा सीधा सवाल ये है, आनंद गिरी जो गोला गोकर्ण थे जिनकी डेथ हुई, उनके बेटे, आपने अमिन गिरी को टिकट दिया, बीजेपी ने दिया, उनके बेटे को दिया और चुनाव जीत दी गए। खैर कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, मृत्यु हुई ना। नेताजी की भी हुई है, नेताजी की भी हुई है। हुई ना। नहीं जवाब है। पत्नी किसने? अखिलेश यादव। सुन लिया ना, अखिलेश यादव ने चुनाव कितने जिताए? नेता ने जब उनको हाथ पकड़े कुर्सी बिठवाया था, इनकी अपनी कोई योग्यता नहीं थी। आप अखिलेश यादव की योग्यता तय करोगे। हमारी पार्टी और इतना खाली आप आप अखिलेश यादव की योग्यता तय करोगे, साइकिल में ले जाएंगे। आप अखिलेश यादव की योग्यता आप तय करोगे। अरे आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाएंगे, जमीन से जुड़े नेता हैं, एक राज्य संघर्ष किया है। करते हैं, एक राज्य उत्तर प्रदेश क्या अब अखिलेश जो है
एक सवाल बड़ा जी। खड़ा हो रहा है, जी अखिलेश बड़े सिद्धांतवादी, उपचुनाव में नहीं जाते हैं, आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, बस ताजा ताजा बता पता रहा हूं। था कि हारना एक मिनट, पता था कि एक हारना मिनट, था, एक डॉक्टर मिनट, साहब। एक मिनट। इसलिए नहीं गए। गोला गोकर्ण नहीं गए, और अब क्या ऐसी मजबूरी है कि मैं उसी सिद्धांत को तोड़ करके अब आप मैनपुरी में सड़क सड़क जाएंगे, गली गली जाएंगे, तो क्या अब अपनी जो गलतियां की थी अखिलेश ने अब उसको दोहराना नहीं चाहते? सीधा सवाल आपसे है, जी मनोज जी बताइए। बिल्कुल। देखिए होता क्या है, जब कोई सरपरस्त नहीं रहता है, नेताजी एक ब्रांड थे, एक नेम थे, हर समाजवादी पार्टी का नेता, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी नेताजी के अक्स को देख करके ही दिलो जान से जुड़ जाता था। आज ये हमारे लिए चुनाव तो है ही है, उससे ज्यादा दुख भरी घटना भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ जो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है घटी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था नेताजी के। तो कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके एक उनके अक्स को दिखाना, एक नेताजी के ना रहने पर उसी ताकत को देखिए नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं। अगर नेता हम लोग के बीच में पुनः आकर के एक बार जुटेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी में जो एक तो क्या आजमगढ़ में फिर क्या कारण था? नहीं देखिए, मैं आपको बहुत सीधी बात बता रहा जी, जी। हूँ, वहां गए नहीं, यहाँ जा रहे हैं, जी तो क्या लोग कह रहे हैं कि देखिए अब आप पत्नी को जिताना है तो अब जा रहे हैं? भाई में नहीं गए थे और आजम खां में नहीं गए थे, उनका सीधा सीधा आरोप ये है, मेरा सीधा सीधा कहना ये है। और दूसरा ये कि अब जो है अपनी गलती सुधार, मैं एक सवाल, क्या वो अपनी गलती सुधार रहे हैं? इसका हाँ में और ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का। जोश कर। अच्छा चलिए, मैं दूसरा एक सवाल और, आपके चौधरी रामगोपाल ने कहा था कि आजमगढ़ में चुनाव में इसलिए हारे कि उन्होंने कहा था, मैं दो लोगों की बात बता रहा हूँ, इसलिए हारे क्योंकि वहां के विधायकों ने गुमराह किया, इसलिए हमारे कि हम अति आत्मविश्वास में हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, और रामपुर में इसलिए हारे कि जोर जबरदस्ती हुई। क्या चौधरी रामगोपाल का बयान हम सही माने या ये माने कि अखिलेश को वहां न जाना चूक हुई? नहीं, ना चूक थी, ना अखिलेश जी कोई वहां, धर्मेंद्र यादव जी हमारी पार्टी के बहुत शीर्ष नेता हैं, चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरीके से देखिए रामपुर और आजमगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां का सिनेरियो जो हमारा विपक्षी दल था भारतीय जनता पार्टी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को देखिए वोटों का विखंडन करना राजनीति में किसी भी प्रकार, अभी मैंने बार बार मैं वही शब्द फिर मैं दोहराता हूं कि जिसकी पुलिस हो, जिसकी वकालत हो, जिसकी अदालत हो, सरकार तुम्हारी है, तुम कुछ भी कह दो सब सुनी जाएगी। सुनिए मैं बीच में आपके संजय जी रुकिए, बात खत्म हो जाए, लेकिन डिबेट यही समाप्त हो जाएगी। एक भी शब्द संजय जी ना आप बोल पाओगे, एक भी शब्द नहीं बोल पाओगे। अगर आप बीच में बोलोगे, अगर आप बीच में डिबेट काटोगे तो एक शब्द नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल डिबेट बीच में अगर आप बोलोगे हमारे आपके बीच में तो नहीं बोल रहा, मैं वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं क्यों कूद रहा हूँ? बोलिए, बिल्कुल जो सही है उसको सुनने का आपको मौका देंगे। वर्मा जी जिस तरीके से डिबेट में बैठ करके, जिस तरीके डिबेट में बैठ करके, संजय एक मिनट मैं आपको समय दूंगा तो आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। आप बोलिए, आप थोड़ा संक्षेप में जिस तरीके से वहां पर हाँ। जहां पर वोटों का विखंडन करा करके रामपुर में आपने जो विखंडन वोटों का कराया और आजमगढ़ में जो विखंडन कराया, तो उसका लाभ यह हुआ, और बाकी तो भी फिर हम वही बोल दिए, फिर अभी आप उछलने लगेंगे। मैंने फिर वही बात बोली कि जो आपने किया, मगर फिर मैं बोल रहा हूं मैनपुरी में आप कुछ भी कर लो, मैनपुरी में आप कुछ भी कर लेना, है ना, आकर के यहाँ भी 10-20 रैलियां कर देना, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे माननीय प्रधान सेवक से लेकर के वो सबको आप बुला लेना, मगर मैनपुरी की जनता अपने इरादों से अटल है, नहीं डिगने वाली है। नेताजी की असली श्रद्धांजलि वहां की जनता ने तय कर लिया है कि बटन दबा करके और लगा करके हम साइकिल हो गया।
आप बोलिए संजय जी। देखिए जवाब अब दो समय आपको दे रहे देखिए डॉक्टर साहब, ये बार बार ताल ठोक रहे हैं। अभी आजमगढ़ जब रामपुर हो रहा तब भी इनके आए थे प्रतिनिधि, तब भी वैसी बातें कर रहे थे। मैं कह रहा था ज्यादा मत बोलो, बहुत खराब होने वाला है। नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। बोलने वाले हैं नहीं, तो मैंने अहंकार तो मैंने बताया था ना, अहंकार आपका बोल रहा है। अहंकार बोले अहंकार तो आप बोले ना बीच में खराब लगा, इसीलिए मैं समझाता हूँ बीच में चालू करिए अपनी डिबेट। अपनी डिबेट आप चालू करिए। आपको खराब लगा ना मैं बीच में बोला, आपको खराब लगा मैं बीच में बोला, आपको खराब लगा मैं बीच में बोला, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बीच में नहीं बोला जाता है। चलिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बीच में नहीं बोला जाता है। संजय जल्दी बोलिए जल्दी। देखिए इनका जो स्टाइल है अभी बात करने का, कि साहब बिल्कुल वह जनता ने बना, जनता वोट करी तब करी, भविष्यवक्ता थोड़ी है ये। आप भी अब नहीं जनता ने जो कर रखा होगा वो सामने आएगा। मगर आप संजय, इस तरह की बात कर संजय, रहे हैं, अरे आप संजय, अभी तो देखो कैसे आ रहे हो आप। संजय एक बात जी आपने भी एक शब्द कहा जी कि जब रामपुर का और आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था, हाँ। आपके वर्ड से अभी अभी आपने कहा, तो आपने ये कहा कि उस समय भी मैं इन लोगों से कह रहा था देखना और क्या रिजल्ट आएगा भी आप। हाँ हाँ कहा ऐसा था बोलना, आपने, बोलिए बोला था ठीक है, जी हाँ और मान लीजिए वो हो गया। हाँ जी। लेकिन आज आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जनता वोट दे? डॉक्टर साहब मैंने डिबेट शुरू में कहा, हाँ। जनता अब ये वंश परिवारवाद या ये सब देखने वाली माने जातिवाद पे चलने वाली केवल नहीं है। वंशवाद जातिवाद और जातिवाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। नहीं चलेगी। और आप लोग जो जातिवाद पर प्रत्याशी को टिकट दोगे साक्य को, इस आधार पे कि साक्य ही वहां सबसे ज्यादा वोटर है, तो फिर ये कैसे चलेगा? अरे तो फिर यादव वोट दिया तो मतलब इसके माने जातिवाद उधर हो रहा है, हमको क्यों बता रहे हैं भाई? नहीं, हम तो आपसे ये तो पूछ रहे व्यवस्था हैं। कोई खड़ा हो आप ही सकता कह है, रहे ऐसी हैं, कोई बात आप थोड़ी कह रहे थी। हैं, आप कह रहे हैं इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैं नहीं, आप कह रहे हैं तो मैंने- जातिवाद तो हर पार्टी कर रही है। नहीं जातिवाद विषय एक जातिवाद में केवल नारा मारने, जैसे भी कह रहे हैं जातिवाद जातिवाद। हाँ, हाँ। अब यादव जी को बिल्कुल लगेगा, मोहर पक्का लगेगा। अरे हाँ। भाई तो ये जनता अच्छा, चुनेगी ना, ठीक है। आप मत कहिए, जनता चुनेगी, चलिए तो मैं भी पास पे चुनेगी, बरोज जी गरीबी मजदूर असल खिलाफ में लड़ने वाले एक- चुनेगी। कोई भी चीज का गरीब वोट करेगा, गरीब वोट करेगा। संजय एक मिनट वो हो नहीं गया, करेंगे। एक मिनट संजय, एक बात असल में बीजेपी के हौसले क्यों बुलंद है, उसका कारण ये है कि मैनपुरी में अब लगातार बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अब जो है अभी 2019 में मात्र 94,000 वोट से ही मुलायम सिंह जीत पाए थे, जबकि इसके पहले 2.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। नंबर एक। नंबर दो, वहां पर अगर आप देखिए सिनेरियो 5 सीटें हैं और इस समय ठीक है 5 में 3 सीटें जिसमें जसवंत नगर, करहाल और मैनपुरी ये सपा के पास में है और भोगांव और किशनी जो है बीजेपी के पास में है। मेरा सीधा सीधा कहना है ये जो ग्राफ बढ़ा है इससे जो है हौसले बुलंद है। और अब की भी वही गणित को ये लोग लेकर के चल रहे हैं। शाक के वोट है, दलित वोट है, ठाकुर वोट है, और अगर आप ये सब ब्राह्मण वोट है, अगर आप इसको कंबाइन कर दें तो कहीं ना कहीं सीधी सीधी टक्कर दे रही है सपा को। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, वोट परसेंटेज हमारा हर जहां भी चुनाव नहीं होगा, नहीं, मैं आपसे नहीं पूछा, वरुण से पूछा कि वरुण से कह रहा हूँ ना कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसके कारण बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ये मैं वरुण जी से सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी ना जातवाद पर ना क्षेत्रवाद पर, ठीक, कभी हम चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। आज जिस तरीके से वहाँ नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर यादव जी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां पे मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर नेताजी थे। नेताजी 96 से वहां पर लगातार जीतते हुए आ रहे हैं उसी लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर लिया, वहां पर कई बार साख के बदला, कई बार एक बार अग्निहोत्री को भी टिकट दिया, सारे मतलब ब्राह्मण को भी टिकट दे के देख लिया, सारे काम इन्होंने कर डाले, साख को पिछली बार इन्होंने टिकट दिया। तो होता क्या, देखिए भारत कहने कोई अपनी कॉलर कितनी भी साफ कहें, असली जातवाद समाज में फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। जातगत आधारों पर वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर भाई 4.5 लाख यादव है, 2,90,000 अभी वहां पर साक्य है। क्यों भाई, अभी आप कह रहे थे हम जातवाद पे टिकट नहीं देते हैं, आपने क्यों 2,90,000 वाली जात को टिकट दिया? क्यों नहीं 1,20,000 रुपए, 1,20,000 ब्राह्मण था उसको आपने दे दिया, 1,40,000 ठाकुर था, कोई ठाकुर क्यों नहीं दे दिया? 2,90,000 साक्य को क्यों दिया जा करके? यहाँ तो मान लो हम नेताजी की बहू के रूप में डिंपल यादव जी वहां पर चुनाव के रूप में आई, अभी आपने इस बात को स्वीकार किया कि अरविंद गिरी जी के पुत्र वहां पर आनंद गिरी जी चुनाव जीते। भाई वो तो चलो परंपरा आपने डाल दी,
उसको दूसरे दल भी फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर तो आपने क्यों दिया, तो देखिए है क्या, समाजवाद जो हमसे आपका क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी कि वो हमारी परंपरागत, हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं। मेरा यहीं से सीधा जुड़े- सवाल ये है कि ये जो बीजेपी का वहां पर ग्राफ बढ़ता गया है, जी। जिसके कारण इन लोगों की हौसले बुलंद है और ये चाहते हैं कि मैनपुरी सीट ले अब लेंगे। सारे हौसले टूट जाएंगे वर्मा जी इस चुनाव में। नहीं तो पिछले क्यों बढ़ता गया, क्या कारण रहा? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने समाज में बिखराव लाया, मैं फिर वहीं पर बात आ रहा हूं, जिस तरीके से आज इतने अंदर उतर करके जातों में जो विखंडन कराना चालू किया, मुस्लिमों में आ गए तो पसमानदा आ गए। ये क्या हम लोग जानते थे क्या इन जातों को? नहीं जानते थे ना। तो ये सब जनवाने का काम अच्छा, तो किसने ये तो किया? चुनाव है, रणनीति है। वर्मा जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुसलमान हम लोगों में कोई नहीं है, चलिए। मुस्लिमों में पसमानदा समाज का नाम आया कि उसमें जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं, ये किसने बताया? नहीं बरो, ये मैं सब बातें मान रहा हूँ, जी। मैं सीधा कहते तो चुनाव है, रणनीति से अपना कर रहे हैं। मेरा सीधा कि इनकी कुछ रणनीति तो ऐसी रही है जिससे इन्होंने अपना ग्राफ वहां मैनपुरी में बढ़ा पिछली लिया। बार भी साग के लड़ा करके ही तो देखा था इन्होंने। हाँ तो ठीक है, लड़ाया, मैं ये नहीं लड़ाया कह था रहा। साग के, हाँ। और साग के ऐसा नहीं, वहां पे जिला अध्यक्ष चलिए। हमारे साग के हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां हमारे साग के। हम दलगत आधार, जातगत आधार पर राजनीति को समाजवादी पार्टी कभी लेकर के देखिए नहीं चलती। संजय, ठीक है, आप पिछले बारों में अपना ग्राफ बढ़ाते रहे हैं और उसके बहुत से कारण हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे थे, धार्मिक मुद्दे थे, सब कुछ, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करने चाहते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हैं, उल्टी हैं, और जिसका कारण ये है कि सपा के अब हौसले बुलंद हो गए। हाँ, ये बात सही है, अगर इनके परिवार में बिखराव बना रहता, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती, मतलब दूसरी का मतलब डावाडोल होती, या ये होती कि जीत जाएंगे लेकिन हाँ थोड़ा वो। लेकिन अब जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद हैं कि ऐतिहासिक हम जीत हासिल करेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो क्या इसको आप ये बात मानते हैं कि ऐसा ही होगा, या फिर आपकी वो कौन सी नीति होगी, कौन सी बातें होंगी जिनसे कि आप मैनपुरी में फतेह कर लेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, अभी जातिवाद बिल्कुल नहीं करते, बहुत दावा ठोक रहे हैं एक मित्र अभी अरुण मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से। अरे भाई, जातिवाद करके करके ही तो समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था, और वो बनी जितने दिन तो बुलबुले की तरह बुझा गई, अब बुझ गई, अब ये टिकने वाली नहीं है, काम खत्म है इनका। 17 में खत्म हुआ, 22 में फिर खत्म हुआ। अब इनकी स्थिति तो ये है नहीं, अब कहें तो कहें कि आप एक लेके बैठे हैं कि मैनपुरी। अरे भाई, मैनपुरी कोई देश दशा तय कर देगी क्या आपकी? मगर आपकी दशा जरूर खराब कर देगी, ये पक्का है। अब जीतने हारने की बात रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी, विकास की बात करती है देश के, ये लोकसभा चुनाव है भाई साहब, राष्ट्रीय मुद्दे, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे देखती है जनता। 370 हमने हटाई, 35 से हमने हटाई। कश्मीर समस्या का हल जो 70 साल तक कोई सरकार नहीं कर पा रही, उसका हल की तरह हमने पूरा मजबूती के साथ खड़े हुए। देश की सेना ने जबरदस्त अटैक करके, फायर करके, अंदर जा करके दुश्मन को मारने का कार्य किया। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, देश के गौरव को विश्व में बढ़ाया। आज मोदी जी विश्व नेता हैं, आज G20 में देखा आपका लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे चले, राष्ट्रीय मुद्दे जब चल रहे हैं तो हम उस पे आगे हैं और आगे रहेंगे, और जनता उसी पर वोट करेगी। और हम इसका जवाब देंगे। ईवीएम खराब बताएंगे, देखिए ईवीएम खराब बताएंगे, लिखा मुद्दा। खैर चलिए, अब इस पर हम जवाब लेंगे वरुण जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी कहना था कि मैनपुरी में राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है, और राष्ट्रीय मुद्दे में अगर देखेंगे तो भारत की छवि विश्व में भी बहुत सुधरी हुई है, और हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से हमने कश्मीर, आतंकवाद, सब कुछ, तो ये जनता देख रही है। तो जब राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी होगी। क्या कहना है वरुण जी, आप राष्ट्रीय मुद्दों का जवाब भी देंगे या सिर्फ भावनात्मक रूप से जोड़ करके यही कहते रहेंगे कि श्रद्धांजलि दीजिए, वोट दीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए, वोट दीजिए, नेताजी के प्रति समर्पित रहिए? क्या ये चुनाव केवल यहीं तक सीमित रहेगा, या फिर चुनाव जो है
नई करवट के साथ आएगा। मुद्दों का भी जवाब दिया जाएगा, भावनाओं का भी जवाब दिया जाएगा, संवेदनाओं का भी जवाब दिया जाएगा और राजनीति का भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक बात। वर्मा जी देखिए, शुरुआत करी कश्मीर से। कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे भी डिबेट हुई थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था, कई आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं टीवी में भी सुनता था कि अब वहाँ लोग जमीन खरीद लेंगे, अब वहाँ अपने घर होंगे, वहाँ हिंदू जो विस्थापित हिंदू है पुनः वहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से आज वहाँ हिंदुओं को लेकर के टारगेट किलिंग हो रही है पाकिस्तान द्वारा या वहाँ पे आतंकवाद द्वारा, तो ये जो टारगेट किलिंग है आज वहाँ का हिंदू अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं दूसरी चीज एक मेरे मन में बहुत इच्छा है और मैं ये आपके टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई समाजवादियों ने तो खरीदे नहीं होंगे, शायद इतना पैसा नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने कश्मीर में जाकर रजिस्ट्रियां कराई हैं मकान लेने के लिए, वो अपनी रजिस्ट्रियों का जरा उल्लेख आज नहीं तो कभी भविष्य में कर दें, पहली बात। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दे जरूर होंगे, मैं आपकी बात का 100% संजय जी इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था कि आप इस बात को उठाए। राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल होंगे, जैसे बेरोजगारी होगी, जैसे महंगाई होगी, जिस तरीके से आज अग्निवीर को लेकर के पूरे हिंदुस्तान का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा, जो सेना में जाने के लिए प्रयासरत था, उसने अपना हाई स्कूल से 8वें से तैयारी दौड़ना चालू कर दिया था, आज उसको मालूम है हम संविदा पे सेना पे जा रहे हैं 4 साल के लिए, हम संविदा पे जाएंगे और 4 साल बाद फिर हम निकाल दिए जाएंगे। अभी ये रुपया पैसा जुड़वाने लगेंगे बैठ करके संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति जुड़वाने लगता है, उसको इतने रुपए मिलेंगे, उसको इतने पैसे मिलेंगे, वो ये व्यापार कर लेगा। देखिए मुद्दे कोई नहीं है, मुद्दे सिर्फ गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आपने नोटबंदी से लेकर के सारी चीजें, आज पहले की सरकारों से लोग गुहार लगाते थे हमको रोजगार दो, आज की डेट में जो रोजगार कर रहा है वो गुहार लगा रहा, साहब मेरा रोजगार बच जाने दो, हमको माफ करो। एक मिनट सबसे बड़ी बात संजय ये बताइए कि जो ये मैनपुरी का चुनाव है, ये कह रहे हैं कि मैनपुरी का चुनाव बड़ा अहम हो गया और इसलिए भी अहम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दे दी और कहा कि अब की तो उनको लेना है, और वहाँ पर बहुत से मंत्री वगैरह भी पहुँच गए और कहते हैं कि ये मैनपुरी का चुनाव खास तौर से उत्तर प्रदेश में 2024 की दिशा में एक रोशनी देगा कि क्या होगा, विपक्ष की उस समय भूमिका क्या होगी, ये रोशनी देगा। क्या आप इसको मानते हैं कि 2024 के लिए मैनपुरी का चुनाव आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं डॉक्टर साहब जी, जाना पड़ेगा, आपका सवाल ऐसा है। ठीक, 2014 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, जनता ने बहुत बहुमत से बनाया, चल पड़ा 5 साल, जैसे ही गुजरा 19 आया तो यही लोग चिल्लाए बस अब की परीक्षण काम खत्म। ठीक, 2019 क्या हुआ आपने भी देखा, उससे ज्यादा बहुमत से हम लाए, उससे ज्यादा बहुमत से लोकसभा पहुंचे, बीच में 17 हुआ, उसी में बोले अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाजवादी पार्टी कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। और 2017 325 सीटें जीत के हम लोग विधानसभा में पहुंचे, तो भाई कहाँ पे गया वो सब? अगर इतनी खराब सरकार थी 14 से 17 में फैसला हो जाना चाहिए, 17 में नहीं हुआ फिर 19 में हो जाना चाहिए, 19 में नहीं हुआ तो फिर 22 में हो जाना चाहिए। वोट तो जनता कर रही है। तो आप इसी में जरा एक मिनट सवाल, आपने ठीक बात कही जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2024 में बिल्कुल मोदी को हरा देंगे, कर देंगे। देखिए अगर आप यूँ कहते हैं तो ठीक है, अगर 2022 में और 2017 की बात करिए, 2017 में कितनी सीटें थी और 2022 में एकदम कितनी सीटें आ गई हैं। मेरा कहने का है कि अगर ये मैनपुरी का चुनाव जो भी रिजल्ट्स होंगे वो 2024 के लिए दिशा तय करेंगे, खासतौर से ऊपर। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो मोदी को हरा देंगे या मोदी परास्त हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका को एक नया आधार मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं। आपकी एक डिबेट में बैठे थे, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ जी, 17 के पहले जब 12-17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, 17 में चुनाव होने वाला था और उपचुनाव हुआ था, 11 सीटों पे चुनाव उपचुनाव हुआ था और 17 में हम लोगों को लड़ना था विधानसभा फिर से, ठीक है। वो 11 भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, 11। अब मैं डिबेट में था, लेकिन मैंने कहा अभी इसमें सपना ना देखिए, 2017 में हम क्या करेंगे वो देखिएगा। और 17 में हम आए 325 के साथ। मतलब कहने का उपचुनाव इज नथिंग,
इसका ये आप बिल्कुल मत ले जाइए, अच्छा, राष्ट्रीय बदल मतलब, जाएगा तो फिर आप- और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साथ में अच्छा, चली ठीक है, जाएगी। समझ इस तरह गया। सपने देखना हक है दे। मुंगेरियाल तो अरे तो फिर समाजवादी आप- पार्टी। अच्छा एक और लाइन इससे कोई फर्क संजय- पड़ने संजय, वाला एक लाइन नहीं है। एक लाइन बाकी में हम जीत की अच्छा ओर। एक लाइन में जवाब दे जी। दीजिए। आप जब अपनी बात होती है तो आप कह देते हो, जब आप आजमगढ़ और रामपुर जीत जाते हो तो कहते हो कुछ नहीं है, तब आपको उपचुनाव बहुत अच्छा लगता जी। है। और अब जब आज मैनपुरी की बात आ रही है तब आप कहते हैं अरे हम ज्यादा उपचुनाव में अच्छा फिर भी लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है। चलिए क्या जो सीधे सीधे बरूण आपसे पूछ रहे हैं, जी। क्या ये मैनपुरी के चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए एक भविष्य तय करेगा? बिल्कुल। हाँ, देखिए, ये हमारी समाजवादी पार्टी की सीट है, इसमें हम लोग जीत करके आएंगे। हमारे मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको हंसी आ रही संजय जी को, ये हमारे लिए बड़ी अरे भाई, कष्ट फिर भरी आजमगढ़ चुनाव है। रामपुर सुन ले की सीट आपकी सुन ले भाई, आप रामापुर में टिके हो, सीट तो दोनों की आप आपकी। रामपुर में ही टिके हो, जैसे आगे निकलो, सीट आगे तो बढ़ो, सीट आगे बढ़ो तो संजय जी, थोड़ा सा आगे बढ़ो, चलिए, मैनपुरी पे आओ, चलिए, चलिए, मैनपुरी पे अभी आओ। भाई, और जो चलिए, आपने कहा कि चलिए, अब आप 2017 और 2022, 2017 में जो हमारी सीटें थी और 2022 में जो हमारी सीटें थी, बड़े आप नहीं हो, बड़े हम हैं। सरकार में नहीं आए, जनता ने आपने जो हरकतें करी संजय जी, आप वोट सुन देख ले मेरी वोट बात। देख लीजिए। अरे देख लीजिए, आप देखिए, हमको मत दिखाइए। अब आ जाइए चुनाव पर। हाँ। देखिए, भारतीय समाजवादी पार्टी का आज हमारे नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, नेताजी आज हम लोग के बीच में नहीं है। हर कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी आत्मिक रूप से। आपका नहीं होता होगा, आप लोग अटल जी के मरने के बाद उनकी अरे अस्थियों नहीं, को ये जिस लोग तो तरीके से सबसे आप अरे उनका सम्मान प्रोपेगेंडा दे रहे हैं। करते हो, ना, हम ना, प्रोपेगेंडा नहीं आते। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ संजय जी, अरे, आप हर चीज का राजनीतिक लाभ लेते हो, हम लोग राजनीतिक लाभ नहीं लेते हैं। आज आप बता रहे हो ना, हम लोग राजनीतिक लाभ नहीं है। नेताजी आज नहीं है, इसका हार्दिक कष्ट है हर कार्यकर्ता को, और इसी को लेकर के और जो आप राष्ट्रीय मुद्दों का, मैंने अभी आपको जवाब दिया, मगर एक संवेदना वहां हर आदमी की नेताजी के साथ जुड़ी है, और ये सारे अब की बार के रिकॉर्ड टूटेंगे और समाजवादी पार्टी वहां से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। यहीं से समाजवाद पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय होगी, जिस तरीके से 2024 में एक होने जा रहा है। आज एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, जी। एक सवाल का। जी। ये क्या गारंटी है कि इस चुनाव में तो शिवपाल भी एक हो गए, सब लोग हो गए, और चुनाव के बाद भी ये स्थिति बनी रहेगी? ऐसा कुछ क्या गारंटी है किसी बात की? देखिए, राजनीति में जिस तरीके से शिवपाल जी का हमेशा भाई बहुत से कयास सारे भाई, एक मिनट वर्मा जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारे अधिकतर चैनल अडानी और अंबानी और एक जो तीसरा धरोहर है पार्टी की, उन लोगों की मिली जुगत से चल रहे हैं। तो वो जो दिखाएंगे वो हम देख रहे हैं, जो वो दिखाएंगे वही हम देख रहे हैं। आज अगर जो बड़े चैनल हैं, अगर आज वो 1 घंटे असलियत दिखा दें तो आज लोगों के नजरों से चश्मे उतर जाएंगे। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि मोदी जी विश्व के नेता हो गए, भाई खूब अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब अच्छे से हो जाएं। मगर जिस तरीके से उनकी आज भारत में जिस तरीके से आज ये स्थितियां जो बनाई जा रही हैं कि 2000 शिवपाल का जवाब बताइए। शिवपाल वाली चीज भी सीधी सी चीज है। देखिए, जवाब शिवपाल नहीं है ना, अरे जवाब नहीं भाई साहब। सुन लें, हम देंगे, आप दोगे नहीं आपके पास ना, नहीं, हम देंगे, आप दुनिया दोगे। भर का भाषण दे, अच्छा, हम देंगे। अरे अच्छा, अडवाणी जी का आप क्या कर रहे हो? शिवपाल जी का तो दे रहा हूँ। जवाब दो ना आप। अडवाणी जी क्या कर रहे हो? समझ नष्ट करो। मुरली मनोहर जोशी जी का क्या कर रहे हो? चलिए। देखो, जवाब नहीं तो शांत बैठिए, आप मुझको जवाब देने दीजिए। जवाब दो ना। अरे संजय, आप जवाब दे। देखिए, परिवार है, शिवपाल जी ने इस पार्टी को खड़ा किया है। आज कुछ चीजें अगर हो गई थी, सारी चीजें नेताजी के बाद, आज पार्टी को सब लोग मिल करके, कि जब एक सरपरस्त नहीं रहा, सारे लोग मिल करके दोबारा उसी मजबूती से हम लोग प्रदेश में भी लौटेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे। इस तरीके की भविष्य में क्या होगा, भविष्य में तो अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे शिवपाल जी कहीं जा रहे हैं। अरे शिवपाल जी कहीं नहीं जा रहे हैं, शिवपाल जी सिर्फ समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, उनकी आस्था नेताजी के साथ में। शिवपाल जी ने जो बोला, आपने डिबेट चालू होने से पहले, हम लोग के मुखातिब होने से पहले आपने बोला था, शिवपाल जी ने क्या बोला है कि नेताजी ने जो बगीचा लगाया है इसको खून पसीने से हम लोग सींचेंगे। हमारे और अखिलेश के बीच में कोई दूरियां नहीं थी। तो जब जो शिवपाल जी ये बात बोल रहे हैं, ये बात अखिलेश जी ने नहीं बोली, ये बात तो शिवपाल जी ही बोल रहे हैं। आज शिवपाल जी राम गोपाल जी के पास जा रहे हैं, तो सारी चीजें पार्टी, परिवार, दल, हमारी निष्ठाएं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों
कार्यकर्ताओं की निष्ठाएं पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इसमें आपके पास कोई जवाब नहीं। मैं पूछ तो रहा हूं अडवाणी के क्या हाल है भाई, बता दीजिए आप। एक मिनट बस संजय जी बताइए ना, मूल्य मनोवृत्ति कहाँ पर है? आपका बताइए आप, है जवाब आपके? दे नहीं पाओगे आप? सब्जेक्ट नहीं चलिए, है। नहीं, सब्जेक्ट में जवाब नहीं है आपके पास। अरे एक मिनट आप व्यवहारिक बात मरोड़ के आंसू रो रहे हैं अडवाणी जी, क्या अरे बोले कहते आपको? राजपाली बनाते हैं बोले उनको। आपको? ना ना बिल्कुल आपके पास जवाब नहीं, हमारे पास तो पूरा जवाब है। प्रधानमंत्री देश का मिलने ना, वाला ना। हर बार हर अरे सुनिए। समय सलाह लेने घर जाता है। अरे वो तो दिख रहा है, नहीं है। सलाहकार समिति में अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। एक मरुड़ जी, एक संजय बताइए जी जवाब नहीं है आपके पास। नेताजी का एक सम्मान, जी हालांकि एक समय था कि नेताजी को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन नेताजी का इतना बड़ा सम्मान बीजेपी ने किया, अभी भी कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। और देखिए एक भी बात मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जी कि चुनाव में भी जब बोलते हैं तो श्रद्धेय मुलायम सिंह कहते हैं, बिल्कुल। और वो भी ये भी कहते हैं कि अब देखा नेताजी नहीं है तो आप पूरे परिवार को पता चल रहा और सब एक हो रहे, ये भी कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि जब नेताजी के प्रति इतना सम्मान बीजेपी का है, अभी आज ही योगी आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि दी, योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह, एक में स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य सब ने दिया, मेरा से रहा। तो जब जिसके प्रति इतना सम्मान है जी तो उसके प्रति वोटर का क्यों नहीं रुझान है, ये जरा हमको बता दो। तो मैं बोला ना भाई साहब, भाई वोटर का जहाँ व्यक्तिगत स्नेह प्रेम होना उनके व्यक्तित्व से अलग अलग विषय है जी, वो व्यक्तित्व थे, भारतीय राजनीति के एक वो बुलंद सितारे थे, कोई शक नहीं, सम्मानी थे, कोई शक नहीं। इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की उन्होंने अपने, और देश में शासन किया, उत्तर प्रदेश शासन किया, रक्षा मंत्री रहे देश के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता है जब सरकार वगैरह बनती है तो जो विचारधारा आइडियोलॉजी होती है वो इम्पैक्ट करती है जनता पर। तो जो इन्होंने उस समय गुंडा राज चलाया, गुंडे पैदा हुए, माफिया पैदा हुए, 96 से मुलायम सिंह वहीं पे थे, अरे 96 से थे, गुंडा राज चलता रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुंडा राज, बदलता रहा, मैं कह रहा हूँ गुंडा राज जी था, हाँ। सब कुछ था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी मुलायम वहां जीतते थे। हाँ तो चलता रहा। लेकिन जिस दिन से मोदी का युग आया है, अब उस दिन के बाद बताइए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जीत रहे हैं लगातार, 2014 जीते, 2000 जी सत्ता में कब आए ये बताइए। नहीं, मैं वहां की सीट की बात कर रहा हूँ, अभी सत्ता की बात नहीं कर रहा, मैं सीट की बात तो कर रहा हूँ। देखिए पार्टी, देखिए राजनीतिक पार्टी अगर काम कर रही है तो अगर आप जनता की सेवा के लिए सत्ता में नहीं है तो आप जनता की सेवा अच्छा, के आखिरी लिए सवाल, आ रहे हैं। अच्छा एक संजय जी, अब आखिरी सवाल, जी आप जो है मैनपुरी के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? कांटे का संघर्ष, सीधा संघर्ष, या बीजेपी बिल्कुल जीत रही है? ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आप खाली एक लाइन में बताइए कि आप मैनपुरी का रिजल्ट्स क्या मान रहे हैं? स्थितियां तो ये बनाए, देखिए मायावती तो अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारे, हाँ, उसका वोट क्या आपको मिल रहा है? ये सब शामिल है ना, ये हाँ, सब चट्टे बट्टे अरे के लोग सुनते ही हैं, ये आपको सब वोट मिल रहा है। चट्टे अरे बट्टे। कैसी बात कर रहे हैं आप, बताइए। ये मायावती का कहने से वोट- क्या होता है, ये कहने वो सब मिले जुले लोग हैं, हमारे को हमको क्या वोट करेंगे भाई, मायावती वोट अपना वोटर, उससे क्या तो जब लेना आपको देना? वोट नहीं करेगा फिर वोट कौन करेगा आपको? हमारा वोट जो विकासवादी, राष्ट्रवादी विचारधारा, जातिवादी, परिवारवादी विरोधी वोटर है, और जो विकास के साथ जनता खड़ी है वो वोट कर मगर रही है। दलित का वोट आपको वहां नहीं और हम मिला? जीते, हम ये बात ही नहीं कर रहे। नहीं, दलित का वोट नहीं मिल रहा हमने क्या? भी क्या कहा, हमने दलित और समाज बात ही नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ ये जो लोग साथ हैं, हाँ। किसी भी समाज का हो सकता है, हाँ। जो विकास के साथ है, जो राष्ट्रवाद के अच्छा साथ है, अच्छा, आप जवाब कोई भी दीजिए, हो सकता है। बस मैनपुरी का रिजल्ट बताइए आप। अभी हम लोग जो स्थितियां देख रहे हैं, चुनाव हम जीतेंगे, जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, ठीक बात है, बिल्कुल जीतेंगे। ठीक बात। जी हाँ। और एक बात और, मायावती का जिक्र छेड़ दिया वरुण जी, इसी का जवाब देते हुए कि मायावती का वोट तो सीधे सीधे बीजेपी को जा रहा है, कम से कम उनके कैडर का तो वोट जा ही रहा है, और वहाँ पर कई मंत्री सब लगे हुए हैं और वोट को लाने, और कहते हैं कि आजमगढ़ में और रामपुर में भी और गोला गोकर्ण में भी ये बीजेपी को मायावती का वोट मिला। एक तो इसका जवाब आप क्या देंगे, नंबर 1, और नंबर दूसरा जवाब है कि आप मैनपुरी के रिजल्ट को कुछ रूप में देखते हैं? इन्होंने तो कह दिया भाई जीतेंगे। देखिए मायावती जैसा ये बता रहे हैं कि इनके चिट्टे विट्टे, मायावती इनकी बहुजन समाज पार्टी इनकी बी पार्टी हो चुकी है, ठीक। जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़, वर्मा जी आप भी राजनीतिक विश्लेषक हो, ठीक, आपको भी इस चीज का और सारे हमारे दर्शकों को भी एहसास है कि रामपुर में प्रत्याशी खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी ने वहां क्या किया।
आजमगढ़ में मैं वहां पे आजमगढ़ में खड़ा सॉरी किया। आजमगढ़ में खड़ा करके उन्होंने रामपुर वहां में नहीं पर खड़ा सॉरी किया। सॉरी सॉरी हाँ। आजमगढ़ में उन्होंने वहां पर खड़ा करके उन्होंने क्या किया और रामपुर में नहीं खड़ा करके क्या किया। यहाँ मायावती जी खुद जानती हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करने से या नहीं खड़ा करने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, तो क्यों अपने हाथ हम गंदे करें। नेताजी और जो रही बात समाजवादी पार्टी और मैनपुरी की, ये पूरे मैनपुरी लोकसभा के प्रत्येक नागरिक की श्रद्धांजलि होगी। नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वहां के लोग इसी रूप में देने जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं और चाहे हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, इसी बात को लेकर के वहां पर जद्दोजहद से जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और वहां पे हम लोग चुनाव में जो तैयारियां कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं, वहां पर नेताजी के नाम के आगे सारी जातियां खत्म है। तो उनके नाम पर मैनपुरी में चाहे वो ब्राह्मण मतदाता हो, चाहे वो ठाकुर मतदाता हो, चाहे वो दलित मतदाता हो, 10 सेकंड दीजिएगा, दलित मतदाता हो, कि वहां पर जिस तरीके से सारे लोग समाजवादी पार्टी आप का रिजल्ट जुटे हुए हैं। बताइए, क्या रिजल्ट क्या आ रहा? रिजल्ट वहां से चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से चुनाव चलिए बस हो गया। चलिए 10 सेकंड आपके मांगे। मैं ये कहना चाह रहा था हाँ कि विकास पे जितनी जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिजल्ट के साथ 5 जिलों में बिजली रहती जिस समय समाजवादी पार्टी सरकार हो गया, थी, समझ में आ उनमें से गया। एक ये जिला है मैनपुरी। चलिए और हम अभी बिजली हमने सबको बराबर आपसे दे रहे हैं, काम उत्तर प्रदेश पूछा को दे था। रहे हैं। चलिए, अभी मैंने विकास आपसे है। काम अब पूछा विकास था। वोट करेंगे, तो चलिए, काम मुंह से जीतेंगे। आपका हो गया, नहीं निकल इसलिए पाया। बहुत अब आप बिजली और ईद और बकरीद ये सारी चीजें अभी आप होली और दिवाली, यही आपकी समस्या है, यही आपकी समस्या है। आप समाज को विखंडित करो, राज करो, अंग्रेजों की नीति पर चल कर, अंग्रेजों की नीति पर चल करके। मैनपुरी की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है और मैनपुरी का रिजल्ट एक करिश्मा भी दिखाएगा, और नहीं तो कम से कम विपक्ष की राजनीति को एक ऊर्जा देने का काम करेगा। इसमें दो राय नहीं है। रिजल्ट क्या होते हैं वो दूसरी बात है। ये भी सही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती ने दलित और मुस्लिम कार्ड खेला है, उससे भी कहीं ना कहीं, और उनका जो दावा है कि असली तो हम ही हैं बीजेपी को हराने वाले, अब ये भी तय हो जाएगा कि मैनपुरी में क्या हो रहा है। तो ये सारी दिशाएं भी तय होंगी। अब देखना ये है कि बम्पर जीत होती है या फिर केवल जीत होती है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।